ठीक है, तो हमको यहाँ से शुरू करना था। गाइडेंस ऑन चिल्ड्रंस राइट एंड एनवायरनमेंट। तो न्यूज़ में क्यों था ये? यूएन कमेटी ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, इसने एक गाइडलाइन इशू की थी चिल्ड्रन के राइट और एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि फॉर्मली नोन एज जनरल कमेंट नंबर 26। ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं वैसे तो। इन्होंने कहा क्या है? ग्रेटर रिस्क ऑफ राइट्स वॉल्यूशन ड्यू टू क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, affecting development potential due to poor nutrition, loss of education, severe disease vulnerability, physiological and emotional vulnerability like mental stress। ठीक है, मतलब क्लाइमेट चेंज बच्चों को कैसे असर कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में थी ये गाइडलाइन। उसमें बताया गया कि किस किस चीज़ से, जैसे जो मतलब कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बच्चों का जो राइट है वो वायलेट हो रहा है। फिर उनके जो एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, वो सब मतलब हैम्पर हो रही है। ठीक है, और जो डिसीज़ होती हैं नॉर्मली बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं या बूढ़े, ठीक है, तो बच्चे भी इफ़ेक्ट होते हैं। फिजिकोलॉजिकल एनवायरनमेंट वल्नरेबिलिटी, जैसे मेंटल स्ट्रेस, आप कहीं भी नए एनवायरनमेंट में जाओगे तो आप वहाँ पे एडजस्ट करोगे, ठीक है, और वहाँ का एनवायरनमेंट हो सकता है आपके अनुकूल ना हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। इसमें क्या है, ट्रिपल क्राइसिस के बारे में बात की गई है। क्लाइमेट इमरजेंसी, collapse of biodiversity and pervasive pollution as systematic threat to children's right। इन तीन चीज़ों को कहा गया है कि ये तीन चीज़ें जो है वो बच्चे के अधिकारों को मार रही हैं, ठीक है, उनके हक को। ठीक है, has affirmated children's right to live in a clean, healthy and sustainable environment, provides a comprehensive interpretation of state obligation under UN Convention on Right of Child, UNCRC। ठीक है, अबाउट यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, ये कब था? 1989 में अडॉप्ट किया गया था। इसमें जो बच्चों के चाइल्ड हैं, वो मतलब बच्चों के जो राइट्स हैं उसको आउटलाइन किया गया था। उसमें क्या क्या था? लाइफ, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 196 स्टेट पार्टीज ने इसको रेटिफाई किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया है। इंडिया ने लगभग सारे सारे जितने भी कन्वेंशन होते हैं रेटिफाई किए हैं, अगर उसको साइन किया है तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये देखना है कि साइन किया है या नहीं। अगर साइन किया है तो नॉर्मली रेटिफाई कर देते हैं इंडिया वाले। ठीक है, फिर सीआरसी बॉडी ऑफ 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, और ये जो है इसी यूएन कन्वेंशन और राइट ऑफ चाइल्ड को उसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करती है। ठीक है, कि जो स्टेट पार्टीज हैं वहाँ पे ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, अलग अलग तरीके से। इनिशिएटिव क्या के लिए गए हैं इसके तहत? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। ठीक है, ये इनिशिएटिव था। ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस है उसने इसको मतलब स्टार्ट किया था, इस इनिशिएटिव को, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच को। और इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है? और it aims to bring all space-based and surface-based observing system as well as modeling and data assimilation capability under one roof। ठीक है, मतलब जो दुनिया भर की जितनी भी कैपेबिलिटी हैं ग्रीन हाउस गैस को ऑब्जर्व करने के लिए, बढ़ रहा है, घट रहा है, या कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, एमिशन कहाँ से हो रहा है, उन सब चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करके इसको ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, इसमें चार मेन कंपोनेंट बताए गए हैं। पहला क्या है? अ कम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबल ग्लोबल सेट ऑफ सरफेस बेस्ड एंड लैंड सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशन, जो किसको किसको देखेंगे? CO2, CH4 और N2O को, उनकी कंसंट्रेशन को देखेंगे। दूसरा, प्रियर एस्टिमेशन ऑफ जीएचजी इमिशंस, मतलब पहले से पता करेंगे कि जो मान लीजिए कि इतनी गाड़ी का प्रोडक्शन हुआ और तो कितना इमिशन होगा। ठीक है, फिर सेट ऑफ ग्लोबल हाई रेजोल्यूशन अर्थ सिस्टम मॉडल्स। ठीक है, एक जो साइंटिफिक मॉडल्स होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कितना मतलब इस साल जैसे इतना इमिशन हुआ, तो उस हिसाब से जो भी इंक्रीज हो रहा है, जो भी इंक्रीज डिक्रीज और सब हो रहा है, उसके हिसाब से अगले कुछ सालों में कितना इमिशन होगा। ठीक है, फिर अ सेट ऑफ ग्लोबल हाई रेजोल्यूशन अर्थ सिस्टम मॉडल, अच्छा ये तो हो गया। और एसोसिएटेड विद द मॉडल डाटा एसिमुलेशन सिस्टम टू जनरेट प्रोडक्ट्स ऑफ हायर एक्यूरेसी। ठीक है, बहुत चीज़ें। फर्स्ट मूवर्स कोलिशन, फर्स्ट मूवर्स कोलिशन की क्या है? इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट मूवर्स कोलिशन में। इसकी फर्स्ट मूवर्स कोलिशन लीडरशिप मीटिंग, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और यूएस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। और ये कब लॉन्च हुआ था? COP26। COP26 कहाँ से कहाँ पे होता है? ग्लासगो में ना, ग्लासगो में हुआ था शायद। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, फिर क्या? मेजर इकोनॉमीज फोरम एंड ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट, यूएसए का उद्देश्य है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन है उसको मेजर इकोनॉमिक फोरम के थ्रू
मतलब चैनलाइज करें। ठीक है, तो ये 2009 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके उद्देश्य क्या है? मतलब चार की एम एरिया में फोकस कर रहा है। डिकार्बोनाइजिंग एनर्जी, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन टू नेट जीरो बाई अच्छा 2030, टैकलिंग पोटेंट नॉन CO2 क्लाइमेट पोल्यूटेंट, और एडवांसिंग कार्बन मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है। फिर है इनहेंसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन। इनैक्ट, ऐसे समझो इनैक्ट पार्टनरशिप है ये एक तरह की। इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, बस ये याद रखना कि इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। बाकी तो ठीक है। 6 नई कंट्रीज हैं और UNEP ने इसको ज्वाइन किया। ये कब इसको जर्मनी ने लॉन्च किया था, जर्मनी और इजिप्ट ने COP27 में। ठीक है, COP27 कहाँ होता? शर्म अल शेख, इजिप्ट में ही। ठीक है, तो जर्मनी और इजिप्ट ने लॉन्च किया था। इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, और इसमें अभी 6 नए देश और UNEP ने पार्टिसिपेट किया, मतलब ज्वाइन किया इसको। ठीक है, अब उद्देश्य तो उनके नाम से पता चल जाएगा कि क्लाइमेट चेंज, लैंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इन सब पे काम करेंगे। ठीक है। ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैसेज। इंडिया शायद इसका भी हिस्सा नहीं है, नहीं है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंडिया। 67 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, हमने ऊपर देखा था, ये शायद अभी था। न्यूजीलैंड मिनिस्टर रिसेंटली इनवाइटेड इंडिया टू ज्वाइन GRA फॉर शेयरिंग research on mitigation of climate change impact on agriculture, launched in 2009 to promote international cooperation and investment in research to mitigate the effect of climate of agriculture greenhouse gas emission। ठीक है, ये जो डेवलप कंट्रीज है ना, ये हमेशा एग्रीकल्चर या ऐसी चीज़ को टारगेट करते हैं जिस पर डेवलपिंग नेशन डिपेंडेंट है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कोल हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ पर जो डेवलपिंग नेशन है बहुत डिपेंडेंट है। हम एग्रीकल्चर कम नहीं कर सकते, मतलब राइस का कल्टीवेशन कम नहीं कर सकते, भले चाहे जितना ही उससे मीथेन निकले। ठीक है, अगर कम कर देंगे तो फिर हमारा फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। और हम भले ही कितना सोलर पैनल और ये सब लगा रहे हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लेकिन हम अभी अभी फिलहाल जो हमारा डिपेंडेंस है कोल पे, उसको कम नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो बिजली पैदा होती है वो अभी भी कोल से ही पैदा हो रही है। ठीक है, उनका रेशियो बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है कि वो कोल के रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये चाहती हैं कि आप कोल यूज़ करना बंद कर दो। भाई हम कोल यूज़ करना बंद कर देंगे तो करेंगे क्या? ठीक है, फिर कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, ये 48 कंट्रीज का था कंपाला। कंपाला डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, aims to address the nexus of human mobility and climate change in continent। ठीक है, फिर डाटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, DCRA, इसमें कौन कौन सा है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड और UNDP ने MOU साइन किया है इसको लेकर, टू क्रिएट डाटा ड्रिवन डिजिटल पब्लिक गुड, इंक्लूड्स DICRA। अच्छा, मतलब ये याद रख लेना क्योंकि इंडिया का इनिशिएटिव है। UNDP और नाबार्ड ने इसके लिए MOU साइन किया है। ठीक है, DICRA इज अ कोलेबरेटिव डिजिटल पब्लिक गुड। ठीक है, that provide open access to key geospatial data sets। ठीक है, cool coalition UNEP led cool coalition has released global cooling watch report 2023 naming keep it chill, how to meet cooling demand while cutting emission, released to support global cooling pledge and cool coalition। ठीक है, कूल कोलिशन किसने लॉन्च किया था? UNEP ने लॉन्च किया था। फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सिनर्जीज बिटवीन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, फिर FAO एक्शन प्लान 2022 टू 25। FAO वही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक्शन प्लान जो लॉन्च किया था। अच्छा, इस वाले में कूल कोलिशन का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो पार्टनर है। ठीक है, ये नीचे मिस हो गया था। FAO एक्शन प्लान, FAO एक्शन प्लान ये 2022 से लेके 25 तक फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FAO स्ट्रेटजी ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये सारी संस्थाएं, ये सारे जो इनिशिएटिव हैं, ये क्लाइमेट चेंज को ही लेकर हैं। तो ये भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये एक्शन प्लान जो लॉन्च किया है, ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि द स्ट्रेटजी इन्विसेज एग्री फूड सिस्टम एज सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, एडेप्टिव टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो बाकी सबको तो थ्रेट कर ही रहा है, जो एग्रीकल्चर है उसको भी थ्रेट कर रहा है। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रॉप प्रोडक्शन वो हैम्पर होगा। ठीक है, ईल्ड जो है वो हैम्पर होंगी। तो इसलिए जो भी स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, उसमें एग्रीकल्चर को ध्यान में रखा जाएगा
कि वो सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिव हो, रेजिलिएंट हो, एडेप्टिव हो, क्लाइमेट चेंज के एडेप्टिव हो, कि अगर टेम्परेचर बढ़े तो वो कैसे हैंडल कर पाए उसको, ठीक है। फिर currently global agri food systems are responsible for about a third of total greenhouse gas emission, ठीक है। हमने देखा था कि राइस प्रोडक्शन से मीथेन होता है, ठीक है। ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जिनके प्रोडक्शन में ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है। इसमें कह रहा है कि लगभग एक तिहाई ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम है उससे नहीं होता है, ठीक है। तो उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको लेस इमिशन और बनाने के लिए ये सारे स्ट्रेटेजीज अपनाई जाएंगे, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया दिस ईयर फर्दर इम्प्रूव्ड इस टोटल सीसीपीआई इंडेक्स बाय सिक्योरिंग 7th पोजीशन, ठीक है। पिछली बार 8वीं पे थे, इस बार 7वीं पे। शुरू के 3 जो इसमें होते हैं रैंक में ना, इंडेक्स में, शुरू के 3 में कोई नहीं रहता, ठीक है। शुरू के 3 नल है, कोई नहीं है। चौथे पे जो होगा वो फर्स्ट है, मान लो, ठीक है। तो इसको रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच, ठीक है। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल, जीएचजी। हाँ, टॉप 3 प्लेसेस आर वैकेंट, ठीक है। इसमें नंबर 4 में लिखा शायद, पता नहीं नॉर्वे आएगा, ऐसे कुछ था, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 7वें पर इंडिया है। इसमें क्या क्या एसेस करते हैं? जीएचजी एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसी, ठीक है। ये सारी चीज़ें एसेस करके वो रैंकिंग डिसाइड करते हैं। तो इनका कहना है कि टॉप 3 पर कोई नहीं है, और उसके बाद जो चौथा है कोई होगा, फिर इंडिया जो है 7वें पर है। ठीक है। फिर नैरोबी डिक्लेरेशन, फर्स्ट अफ्रीका क्लाइमेट समिट ये हुआ था, देख लो इंपॉर्टेंट है, 2023 में हुआ था। इसमें नैरोबी डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था। इसमें क्या कहा गया कि एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस प्लेज ऑफ 100 बिलियन एंड रिफॉर्म्स टू मल्टीलेटरल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। नैरोबी डिक्लेरेशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। अफ्रीका क्लाइमेट समिट 2023, ठीक है। आदिस अबाबा डिक्लेरेशन, आदिस अबाबा, ये क्या था? 19th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। 19 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2023, दोनों ही 2023 में इवेंट हुए हैं, ठीक है। और ये आदिस अबाबा इथोपिया में हुआ था। तो इसमें भी क्या prioritize wide ranging action related to climate change, plastic pollution, marine protection और land degradation, और क्या natural capital, signed by 54 अफ्रीकन नेशंस, ठीक है। मतलब इन दोनों में मेरे ख्याल से बेसिकली अफ्रीकन नेशन में पार्टिसिपेट किया गया। नैरोबी केन्या में है, आदिस अबाबा इथोपिया में है, ठीक है। सी फोर्टी इसमें बेंगलुरु जो है भी हिस्सा बना है। बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान वाज अनवेल्ड इन लाइन विद द सिटीज कमिटमेंट टू सी40 सिटीज एंड दिल्ली सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट एंड 3I मॉडल were discussed in during this meeting. Delhi's breakthrough initiative in fighting climate change, Delhi's 3I model, is designed on electric vehicles and focuses on inclusive incentivization और innovation, ठीक है। अच्छा, 6 इंडियन सिटीज हैं, इसमें कौन कौन से हैं? अ, दिल्ली एनसीटी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली एनसीटी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद आर पार्टीज टू इट, ठीक है। सी फोर्टी ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें करीब दुनिया भर के 100 मेयर हैं, दुनिया भर के जो लीडिंग शहर हैं उसके। फिर क्या? ग्लोबल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको डब्ल्यू में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड बेटर वेज ऑफ मेजरिंग प्लैनेट वार्मिंग पोल्यूशन एंड हेल्प इन्फॉर्म पॉलिसी चॉइसेस, ठीक है। ठीक है। वर्ल्ड वेदर वॉच, सही है। फिर क्या? क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। देखो, मिटिगेशन मतलब होता क्या है, एडेप्शन मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है कि उसको रोकना, एक तरह से रोकना, या मतलब उसे कम करना, ठीक है। आप क्लाइमेट चेंज को या किसी डिजास्टर को रोक नहीं सकते हो, उसको मिटिगेट कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो। मान लो कि फ्लड आने वाला है, ठीक है। फ्लड आ रहा है तो आप फ्लड को एकदम से खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन उससे क्या कहते हैं कि उसको, उसकी जो तीव्रता होगी या कुछ उसका असर होगा, उसको कम कर सकते हो। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि आप उसको अडेप्ट कर लिए। मतलब जो सिचुएशन बनेगी, मान लीजिए कि अब टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो उसमें आप अडेप्ट कर लिए कि आप उस बड़े टेम्परेचर में भी रह ले रहे हो, सर्वाइव कर ले रहे हो, अडेप्ट कर लिए उस जगह को, उस मौसम को, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, मिटिगेशन और अडेप्टेशन। क्लाइमेट चेंज में अक्सर ये आपको सुनने को मिलेगा, मिटिगेट करना और अडेप्ट करना, ठीक है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अनाउंस किया है कि वो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम को उसने लॉन्च किया 2023 में, ठीक है।
अच्छा, रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं इसमें, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम हमारे यहाँ भी है, चलो सही है। इट सेट्स अप कार्बन क्रेडिट क्रेडिट मार्केट, ठीक है। फर्स्ट अनाउंस अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 अमेंडेड बाय एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, ठीक है। इसके हाइलाइट्स क्या क्या है? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, एक इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड, ये हेडेड बाय पावर एंड एनवायरनमेंट सेक्रेटरीज टू गवर्न ओवरसीज द फंक्शन ऑफ इंडियन कार्बन मार्केट, ठीक है। Bureau of Energy Efficiency B would be administrator for the carbon market and sets target for reduction in emission, issue carbon credit certificate and accredit carbon verification agencies, ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन विल रेगुलेट ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया विल बी द रजिस्ट्री ऑफ आईसीएम, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। फिर क्या है इसमें, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टू डेवलप स्टैंडर्ड एंड रजिस्टर द project under the offset mechanism. B would validate carbon credit as opposed uh, to only verification in the original framework. Okay, allowed non-obligated entities purchase the carbon credit certificate voluntary to also register decarbonization project and generate carbon credit, ठीक है। तो ये अपने यहाँ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए जो बिल है, ठीक है। अब पूछ भी सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है, देख लेना इसको एक बार। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है इसमें। कार्बन मार्केट में होता क्या क्या, ठीक है। ये एक तरह का ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें कार्बन क्रेडिट को खरीदा या बेचा जाता है, ठीक है। कार्बन मार्केट में कार्बन क्रेडिट को खरीदा या बेचा सकता है। कार्बन क्रेडिट कब से, मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया, ठीक है। अब जो इमिशन टारगेट है, मान लो कि 100 यूनिट है, ठीक है, इमिशन टारगेट 100 है, आपने केवल 80 इमिट किया, ठीक है। तो 80 इमिट किया, और अब आपको क्या 20 का क्रेडिट मिल गया, 20 का, ठीक है, 20 का। अब इस 20 को आप क्या कर सकते हो, किसी को बेच सकते हो, ठीक है। किसी को बेच दो, जिसके जिसका कर मतलब जिसका टारगेट से ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि कोई किसी का 100 है, किसी और दूसरे का भी 100 है, तो वो 120 या 140 तक कर रहा है, ठीक है, 140 कर रहा है मान लो, ठीक है। अब इसको 40 की रिक्वायरमेंट है कहीं से भी कि शो करे कि नहीं भाई, हमने ज़्यादा कर लिया, अब इसको कंपनसेट करना है, तो 20 कार्बन क्रेडिट यहाँ से खरीद लेगा, ठीक है, वैसा। Companies or individuals can use carbon market to compensate for their GHG emission by purchasing carbon credit from entities that remove or reduce greenhouse gas emission, ठीक है। ऑन ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट इक्वल्स 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उससे हटाया है, और द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस, सिक्वेस्टेड और अवॉइडेड, ठीक है। कार्बन ट्रेडिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाई क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ठीक है, याद रखना। कार्बन ट्रेडिंग जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल में ही आया था, और ये बहुत पेट क्वेश्चन है यूपीएससी का कि कार्बन ट्रेडिंग किस में आया था, ठीक है। कई बार आप पीओक्यूज लगाओगे तो आपको ये दिख जाएगा। फिर रिलेटेड न्यूज़ क्या है, नेशनल कार्बन रजिस्ट्री लॉन्च बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, देखो नेशनल से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसको यूएनडीपी ने लॉन्च किया है, ठीक है, इंडिया के किसी संस्थान ने लॉन्च किया है। एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, दैट अलाउज कंट्रीज टू इफेक्टिवली मैनेज नेशनल डाटा एंड प्रोसेस फॉर कार्बन ट्रेडिंग, फॉर ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट, ठीक है। has been accredited as a digital public good. It can be integrated with national measurement, reporting and verification system to meet international reporting requirement. Important क्या है इसमें कि इसका नाम जो है नेशनल कार्बन कार्बन रजिस्ट्री है, ठीक है, नेशनल नाम है, लेकिन ये इंडिया का नहीं है। इसको किसने लॉन्च किया है, यूएनडीपी ने लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य क्या है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनका जो मतलब कार्बन क्रेडिट है उसको, वो मतलब उसके डाटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ठीक है, नेशनल कार्बन रजिस्ट्री विल प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ कार्बन मार्केट बाय फैसिलिटेटिंग ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट अलाउज कंट्रीज टू वॉलंटरी कॉपरेट विद ईच अदर टू अचीव एमिशन रिडक्शन टारगेट सेट आउट इन देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। मिशन लाइफ, ठीक है, LIFE ऐप, इस पे ये ऐप लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसका ये क्या करेगी, एम्पावर यंगस्टर्स एंड encourage their participation in tackling climate change through simple actions in daily life, provide participative experience in series of life related tasks under 5 themes, namely save energy, save water, reduce single use plastic, adapt sustainable food system, adapt healthy lifestyle, ठीक है।
मतलब ये यूथ को इंकरेज करने के लिए है कि यूथ जो है जो लाइफ रिलेटेड टास्क है उसको मतलब उसको परफॉर्म करें और उसको उस पे दिखाएं दर्शाएं जो भी है। उस 5 थीम पर वो काम होंगे: सेव एनर्जी, सेव वाटर, रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक, अडेप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम और अडेप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल। ठीक है। लाइफ एक्नॉलेज बाय वेरियस इंटरनेशनल फोरस। अच्छा, जो लाइफ इनिशिएटिव था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसको मोदी जी ने लॉन्च किया था शायद ग्लासगो में ना, हाँ, ग्लासगो वाले में। इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट टू नच इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एनवायरनमेंट। ठीक है। मतलब इसका उद्देश्य है कि जो ज़्यादातर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी खुद की लाइफस्टाइल की वजह से हैं। ठीक है। खुद की लाइफस्टाइल मतलब हम बहुत ज़्यादा मतलब जैसे जो भी प्रोडक्शन चीज़ें होती प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसके कारण से इमिशंस होते हैं। और इवन हमारी जो खुद हम जो कई बीमारियों से ग्रस्त होते हैं वो हमारी खुद की लाइफस्टाइल की वजह से होता है। ठीक है। तो उसको हम अगर सही सुधारेंगे, ठीक है, उसको हम सुधारेंगे तो कई चीज़ें सुधर सकती हैं अपने आप से। जैसे इसमें जो थीम लिए गए हैं: सेव एनर्जी, सेव वाटर, रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक, अडेप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम और अडेप्ट अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये सब चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट को भी फर्क पड़ेंगी। अगर एक मतलब एक बंदे का तो नहीं, लेकिन अगर एक कम्युनिटी पूरा ऐसे मतलब अडॉप्ट कर ले इन सब चीज़ों को, तो वो अपने आप वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज कर सकती है। ठीक है। एंड इंडिया लेट ग्लोबल वॉर्स, अच्छा ये क्या, लॉन्च बाय इंडिया एट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2000 COP26 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। COP26 ग्लासगो में हुआ था, 27 शर्म एल शेख, और 2022 वाला 23 अभी जो रिसेंटली हुआ है 28 वाला वो दुबई में हुआ। ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री MOFCC फॉर नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू ट्रांसलेट विजन ऑफ लाइफ इनटू मेजरेबल इम्पैक्ट, mobilize at least 1 billion Indians and other global citizens to take individual and collective action for protecting and preserving the environment in period 2022 to 2027 तक। Within India, at least 80% of village and urban local bodies are aimed to become environment friendly by 2028. Nudge individual and communities to practice sustainable lifestyle। ठीक है। प्रो प्लानट पीपल, ठीक है, PPP मॉडल उनका, प्रो प्लानट पीपल। 7 थीम इसके अंदर: सेव एनर्जी, सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, अडेप्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, रिड्यूस वेस्ट, अडेप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड रिड्यूस ई वेस्ट। ठीक है। 2 और थे, बाकी 5 तो ऊपर थे, उसमें 2 और ऐड कर दो। किन किन संस्थाओं ने इसको एक्नॉलेज किया है लाइफ को, मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ने? IPCC ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ने। ठीक है। कवर डिसीजन ऑफ शर्म और शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान में। G7 कम्युनिक जो जापान में हुआ था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिक, G20 लीडर डिक्लेरेशन और G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट एंड पार्लियामेंट्री फोरम। ठीक है। इन सब जगहों पर इसको मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को एक्नॉलेज किया गया है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है भाई? कोऑर्डिनेटेड बाय कंसंट्रेटेड कंसर्टेड एक्शन बाय मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर क्या रिलेटेड न्यूज़ में क्या है? एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। EIACP program center at Raipur has created world record by taking a live pledge of over 12.38 lakh by people to conserve environment। मतलब 12.38 लाख लोगों ने प्लेज लिया था इन्वायरमेंट को कंजर्व करने का। ठीक है, सही है। और क्या है इसमें? 3 सेंटर सब स्कीम: इन्वायरमेंट एजुकेशन, अवेयरनेस, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, यही सब चीज़ फालतू है। राइट टू रिपेयर बहुत न्यूज़ में है। राइट टू रिपेयर का मतलब क्या है कि जैसे हम कोई ब्रांडेड चीज़ें खरीदने को, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लिया, ठीक है, अब वो खराब हो गई तो आप क्या करोगे? थर्ड पार्टी के पास जा नहीं सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो जो उसमें पार्ट्स यूज़ करेगी वो डुप्लीकेट पार्ट होगा बेसिकली। ठीक है। तो आप क्या करते हो, ओरिजिनल मैन्युफैक्चर उसके पास भेजते हो। अब ओरिजिनल मैन्युफैक्चर उसका जो प्राइस है वो उसने हाइट सेट कर रखा है। ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी इतना बजट ना हो कि आप उसको फिर से बनवा पाओ। ठीक है। तो आप क्या करोगे? किसी दूसरे के पास फिर से जाओगे, थर्ड पार्टी के पास। अब वो डुप्लीकेट वाला लगा दिया उसने, कुछ दिन चलेगा फिर खराब हो गया। तो फिर इसमें दिक्कत ये हो गई, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चर होता है वो जो उसके पार्ट्स होंगे वो खुद ही मैन्युफैक्चर करके अपने ही पास रखता है। ठीक है। वो दूसरे को नहीं देगा, दूसरे थर्ड पार्टी को।
कि वो भी लगा सके। तो इसी के लिए ये राइट टू रिपेयर कैंपेन शुरू हुआ था कि जैसे मतलब कि थर्ड पार्टी को भी रिकॉग्नाइज करो और उनको तुम ये पार्ट मुहैया कराओ कि वो भी लगा सके, ठीक है। और जैसे लिमिटेड पार्ट बनाते हो तो थोड़ा ज़्यादा बना दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ज़्यादा बना दो, मार्केट में अवेलेबल रहेगा, लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था राइट टू रिपेयर में क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च पायलट प्रोजेक्ट ऑन ERSO। ERSO क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग, ठीक है। द इनिशिएटिव एम्स टू मेक इंडिया अ रिपेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ERSO evolve outsourcing defective damaged electronic item to Indian repair services organization for repair refurbishment calibration to achieve optimal functionality, ठीक है। राइट टू रिपेयर का मतलब क्या है, notion that consumers should have the right to repair their lawfully purchased product directly or by selecting a repair service of their choice, ठीक है। कि मतलब हम सिर्फ उसी, मतलब कोई एक्स 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 कंपनी है, हमने उसका प्रोडक्ट लिया तो हम केवल इसी से ना रिपेयर कर पाए, हम किसी दूसरे से भी रिपेयर करवा सकें, ठीक है, वो चीज़ है। और उसमें प्रोडक्ट जो मतलब जो आइटम लगने हैं ओरिजिनल आइटम, वो भी ओरिजिनल ही हो, ऐसा ना हो कि वो डुप्लीकेट लगा दे, ठीक है। इनिशिएटिव इन इंडिया कौन कौन से, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर सेट अप कमिटी ऑन राइट टू रिपेयर टू एम्फेसाइज ऑन द लाइफ स्टाइल, वही लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट थ्रू सस्टेनेबल कंजप्शन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन अनवेल्ड राइट टू रिपेयर पोर्टल। देखो कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको राइट टू रिपेयर पोर्टल स्टार्ट किया है। बस ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये यूरोपियन यूनियन का प्लान है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ लिखा होगा, वैसे समझ लेते हैं क्या है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो यूरोप ने क्या किया, एक लॉ लाया है कि मान लो कि ये यूरोप है, ठीक है। अब यहाँ जो फैक्ट्रीज हैं इसके लिए इसने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि आपको कितना कार्बन इमिट करना है, ठीक है, कितना कार्बन इमिट कर रखा है। तो अब इसमें क्या नुकसान हुआ, इसमें जो ये कंपनीज हैं इनके प्रोडक्ट महंगे हो गए, ठीक है, इनके प्रोडक्ट महंगे हो गए क्योंकि ये मतलब सस्टेनेबल वे में ये प्रोडक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो इनका कार्बन एमिशन में कम है। तो अब जो बाहर कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, XYZ मान लो कि दूसरी कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो ये लोग जब ये जो कोई भी वही मान लो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कितना ये कार्बन इमिट कर रहे हैं, कोई लोड नहीं है इनको कार्बन इमिशन का, ठीक है। तो अब इनके प्रोडक्ट सस्ते होंगे क्योंकि ये किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कार्बन कम करना है तो हमें अच्छी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट जो है सस्ते में बन रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, यूरोप में इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट इनके सस्ते हैं और इनके वाले महंगे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो कंज्यूमर होगा वो सस्ते वाले प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर सेम प्रोडक्ट आपको अलग अलग प्राइस में मिल रहा है तो आप जो सस्ता होगा वो लोग, ऑब्वियस सी बात है। तो यूरोप ने कहा कि भाई देखो हमारे जो कंपनीज हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हैं, कार्बन इमिशन को कम करने की कोशिश कर रही हैं, तो उनके उनके जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे हैं। और तुम्हारे प्रोडक्ट, क्योंकि तुम ये नहीं ध्यान दे रहे हो कि कितना कार्बन इमिशन हो रहा है, तो तुम्हारे प्रोडक्ट सस्ते हैं, ठीक है, तुम्हारे कोई ऐसे रोक टोक भी नहीं है। तो हम एक ऐसा यहाँ पे बैरियर लगाएंगे, बैरियर मतलब टैक्स बैरियर, ठीक है, टैक्स, कार्बन टैक्स टाइप का, ठीक है। कि जो तुम्हारे प्रोडक्ट आएंगे जिस पर तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि कितना इमिशन हुआ है, उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। उतना ही टैक्स लगाएंगे कि ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो यही चीज़ है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, समझ लो, रफली यही आइडिया है, ठीक है। तो ये पॉलिसी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है टू पुट फेयर प्राइस ऑन कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स दैट आर entering the EU and to encourage cleaner industrial production in non-EU countries, ठीक है। Under this, importers must purchase carbon certificate equivalent to the EU carbon pricing rules. EU importers can claim CBAM liability deductions if non-EU producers have already paid emissions fee in their respective countries, ठीक है। मतलब अगर जहाँ पर मतलब किसी एक्स कंट्री में अगर उन लोगों ने ऑलरेडी ये पे कर दिया है इमिशन वाला, तो वो मतलब लाइबिलिटी डिडक्शन वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं जो इम्पोर्टर्स होंगे EU के, ठीक है। रिपोर्टिंग अंडर इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, ठीक है। इट बिकम्स ऑपरेशनल इन डिफिनेटिव फेज कब होगा, 1 जनवरी 2026 से ये स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो नहीं चला है। डिजाइन टू बी कंपेटेबल विद WTO रूल्स, और नॉन टैरिफ बैरियर है, लाइक अ नॉन टैरिफ बैरियर फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। इसमें क्या है कि जो दूसरी कंट्रीज है, मतलब जैसे मान लो कि इंडिया है, तो इंडिया क्या क्या प्रोड्यूस करता है, मान लो सीमेंट, हाँ सीमेंट, स्टील,
स्टील, सीमेंट, स्टील। तो इन सब में क्या है, बहुत ज़्यादा इमिशन होता है कार्बन का, ठीक है। सीमेंट, स्टील और भी सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा इमिट होता है, ठीक है। अब अपने यहाँ कोई ऐसा कार्बन मैकेनिज्म नहीं है जिस जो फॉलो किया जाए। अब हमारे यहाँ मान लो कि मास प्रोडक्शन हुआ और हमने इसको यूरोप में भेज दिया, तो यूरोप में जो है वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, उनके यहाँ महंगे में प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे यहाँ सस्ते में हो गया। तो वो कहेंगे कि भाई इसका तुम टैक्स दो, जो भी इमिशन किया है उसके लिए तुम टैक्स दो, ठीक है, एक तरह का वही चीज़ है। Goods covered by CBAM, iron, steel, cement, aluminum, fertilizer, electricity, hydrogen, etc. Adapted as part of EU Fit for 55 पैकेज। ये पुराना इनिशिएटिव है इनका, फिट फॉर 55 पैकेज, यूरोपियन यूनियन का पुराना वो है system। देखो, फिट फॉर 55 पैकेज refers to European Union target for reducing net greenhouse gas emission by at least 55% by 2030 from 1990 levels and achieve net zero emission by 2050, ठीक है। कार्बन मार्केट रिफॉर्म अडॉप्टेड बाय ईयू, कौन कौन से, सोशल क्लाइमेट फंड, ठीक है, और रिफॉर्मिंग इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। देखो ये ग्राफ से समझाने की कोशिश की गई, बात वही है जो हमने बताया ऊपर, ठीक है। फिर ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान, अच्छा इसमें ईयर नहीं लिखा है कब से ना, ईयर नहीं लिखा, चलो कोई नहीं। ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान, यूरोपियन यूनियन एयरवेज ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। इसमें क्या है, प्रपोजल इन्वॉल्व बिल्डिंग अ सिंपलर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फास्टर एक्सेस टू फंड, इनहेंसिंग स्किल्स, इम्प्रूविंग ईयू ट्रेड नेटवर्क, ठीक है। फिर इसमें क्या है, सिक्स टू फॉर्मुलेट अ नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट टू स्पीड अप देयर issuance of permit for green projects or aim to establish net zero industry academics to provide skilling and reskilling programs in strategic industries, ठीक है। डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स, अब ये क्या है, डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप। गैबन, गैबन एक कंट्री अफ्रीका में, अफ्रीका लार्जेस्ट डेप्ट फॉर नेचर स्वैप वैल्यूड एट 500 मिलियन, ठीक है। गैबन ने अनाउंस किया कि अफ्रीका का जो लार्जेस्ट डेप्ट है नेचर स्वैप के लिए वो 500 मिलियन का है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, मतलब डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप है क्या चीज, अ टाइप ऑफ डेप्ट स्वैप इन विच द डेप्टर नेशन instead of continuing to make external debt payment in a foreign currency make payment in local currency to finance climate project domestically on agreed upon terms, ठीक है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो मतलब कंट्री होगी, जो डेप्टर होगा, वो मतलब किसी फॉरेन करेंसी में ना पे करके अपनी ही करेंसी में पे करेगा, जो भी उनके यहाँ का प्रोजेक्ट है, फाइनेंस क्लाइमेट प्रोजेक्ट है, जो क्लाइमेट प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करने के लिए अपनी लोकल करेंसी में पे करेगा, ना कि किसी फॉरेन करेंसी में, ठीक है। सही है। फर्स्ट यूज्ड इन 1980s इन लैटिन अमेरिका, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डेप्ट स्वैप टू कंजर्व ओशन वाज साइंड बाय इक्वाडोर इन 2023। अच्छा, पहला सबसे बड़ा जो डेप्ट स्वैप मतलब ओशन को कंजर्व करने वाला साइन किया गया था, वो इक्वाडोर ने किया था 2023 में। इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी सच डेप्ट फॉर नेचर स्वैप्स टिल डेट, हमें जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन सी कंट्री इसमें शामिल हो चुकी हैं, ब्राज़ील, मडागास्कर, फिलीपींस एटसेट्रा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन फ्रॉम शिप्स, ठीक है। बात होती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, नेट ज़ीरो या नेट ज़ीरो एमिशन की, ठीक है। तो शिपिंग जो होती है, शिपिंग, क्योंकि हमारे अभी भी जो शिप्स होती हैं वो किस पे चलती हैं, गैस पे या पेट्रोल डीजल पे, ठीक है। पेट्रोल डीजल गैस इन्हीं पे चल रही हैं, न्यूक्लियर पे बहुत कम होंगी, ठीक है। ज़्यादातर पेट्रोल डीजल गैस पे चल रही हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, स्ट्रेटजी ऑन रिडक्शन ऑफ जीएचजी एमिशन फ्रॉम शिप्स, ठीक है। तो स्ट्रेटजी के बारे में क्या है, अडॉप्टेड बाय मरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी MEPC 80 एन इम्पोर्टेंट कमेटी ऑफ IMO, जीएचजी बाय शिपिंग इंडस्ट्री, ठीक है। कितना, 2.89% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक जीएचजी emission includes कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एमिशन कौन कौन सी हैं, क्लोज लूप स्क्रबर, ठीक है, एम्प्लॉयज सी वाटर विद एडेड एल्कलाइन सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू स्क्रब द एग्जॉस्ट गैसेज, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन रिड्यूस टेल पाइप एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। बहुत ज़्यादा टिपिकल है, मतलब ये तो उनके पार्ट्स के बारे में है कि उनके पार्ट से जहाँ तक एमिशन होता है उसको कैसे कम किया जाएगा, ठीक है। स्लो स्टीमिंग, a process of deliberately reducing the speed of cargo ship to cut down the fuel consumption and
कार्बन एमिशन, ठीक है। की प्रोविजन ऑफ स्ट्रेटेजी इसमें क्या क्या है? रिडक्शन ऑफ इमिशन, रिड्यूस CO2 emission by at least 40% by 2030 compared to 2008, और reduce net zero GHG by around 2050, ठीक है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कौन कौन सा है? एटलीस्ट 5% स्ट्राइविंग फॉर 10% फॉर एनर्जी यूज बाय इंटरनेशनल शिपिंग बाय 2030। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो इसको कम कर सके 10% तक अगले 2030 तक, ठीक है। पीरियोडिक रिव्यू क्या है? 5 ईयरली रिव्यू है। पहला 2018 में ड्यू है। सही है, 2028 में, सॉरी, ठीक है। अदर एफर्ट्स टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम शिपिंग कौन कौन से हैं? इंडिया में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग वाटरवेज हैज रेज हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023। इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड एज फर्स्ट कंट्री अंडर IMO ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट। Maritime Vision 2030 provide for sustainable maritime sector. Certain ports to be developed as hydrogen hub capable of handling, storing, and generation of green hydrogen by 2030. और center has set 2030 as target for India to become global hub for green shipping, ठीक है। मतलब ज़्यादा तो देंगे, टारगेट देख लो 2030 ऐसे ही है, ठीक है। 2023 से ये वाला शुरू होता है 2023, लेकिन ज़्यादातर जगह टारगेट जो है 2030 ही है। Shipping of port ship, Ministry of Port Shipping and Waterways has launched Green Truck ट्रांजिशन प्रोग्राम, ठीक है। ये सारे इनिशिएटिव इंडिया ने लिए हैं रिसेंटली, ठीक है, शिपिंग में जो इमिशन होता है उसको कम करने के लिए। ग्लोबल में क्या था भाई? क्लाइमेट डिक्लेरेशन फ्रॉम क्लाइमेट डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर, इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी, ठीक है। फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, फिन स्मार्ट राउंड टेबल इनिशिएटिव, IMO EBRD वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ग्लोबल मैरीटाइम टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन सेंटर नेटवर्क, यूरोपियन यूनियन और IMO का है। IMO केयर्स मतलब कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम शिपिंग फाउंडेशन प्रोजेक्ट 2022-24, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर शिपिंग ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर और पोलर कोड, ठीक है, सही है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, इसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने साइन किया एक MOU टू collaborate on climate research during workshop on NFCS in India, ठीक है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। इसमें क्या है? नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज इन इंडिया, इसमें क्या है? एनर्जी, हेल्थ, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, वाटर, अदर्स, ये सारी चीज़ों को कवर करेगा इसमें, ठीक है। इसने जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज है, उसने क्या प्रपोज किया? इट वाज प्रपोज अंडर ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, मतलब ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज जो कि पहले से इस्टेब्लिश है, उसके अंडर में ही ये इंडिया वाला उसका अभी प्रपोज किया गया। सिंस 2009 स्विट्जरलैंड, चाइना, जर्मनी, UK हैव आल्सो लॉन्च्ड द NFCS। इसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रेंथनिंग द प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी डिलीवरी एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस बेस्ड क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड प्रोडिक्शन सर्विसेज, ठीक है। नोडल एजेंसी कौन सी है इंडिया में? IMD है, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये जो GF मतलब जो ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, ये कब लॉन्च की गई थी? कब थी? वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 3 इन 2009 coordinated by वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ क्लाइमेट स्मार्ट सोसाइटी। फिर अदर क्लाइमेट रिलेटेड टर्म्स एंड न्यूज, ठीक है, कौन कौन से भाई? इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड 3.0, ये न्यूज में था। इसको किसने रिलीज किया है? नीति आयोग ने, ठीक है। क्या है ये? रियल टाइम डेटा ऑन एनर्जी सेक्टर, क्लाइमेट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक डाटाबेस, ठीक है। यूजफुल मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। फिर क्या? UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस to connect the work of government with many voluntary and collaborative actions taken by cities, regions, business and investors. Nations decided to appoint high level champions, ठीक है। फिर कौन है? HEM रजान अल मुबारक एंड HEM निगर अरपा दरई आर यूनाइटेड नेशंस चेंज हाई लेवल चैंपियन फॉर COP28 और 29। अच्छा, UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस, 2 लोग को अपॉइंट भी कर दिया गया है, ठीक है। द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। द ग्रीन शिफ्ट
The Low Carbon Transition of India's Oil and Gas Sector Report submitted by ETAC. ETAC ने ये रिपोर्ट सबमिट की है. ETAC है क्या? Established in 2021 by Ministry of Petroleum and Natural Gas, formed to draw energy transition pathway for oil and gas public sector undertaking. ठीक है, देख लो, ये इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और गैस नेचुरल गैस ने एस्टेब्लिश किया था 2021 में. ठीक है. शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस, ये क्या होते हैं? एज पर रिसेंट स्टडी, oceans cool the planet by releasing short-lived halogens that contribute 8 to 10% of cooling. ठीक है. Short-lived halogen, timeline for less than 6 months are gases that contain the halogen element like chlorine, bromine, iodine. ठीक है. Source क्या है? Marine phytoplanktons and algae, abiotic sources from ocean and tropospheric chemistry. ठीक है, वो सारे इसके सोर्स हैं. इम्पैक्ट क्या है? इट रिड्यूस वार्मिंग बाय डिप्लीटिंग ओजोन एंड रिड्यूस वार्मिंग बाय डिप्लीटिंग ओजोन एंड रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ कूलिंग एरोजोल्स. ठीक है. SLH increases methane's lifetime in atmosphere and increases the level of water vapor. ठीक है. काम सारे उल्टे कर रहा है, फिर कैसे कहने कि शॉर्ट लिव जो है वो मतलब ठंडा कर रहा है. Decarbonization. Recently, Niti Aayog released towards decarbonization transport 2023 a stock take on sectoral ambition in G20. ठीक है. ट्रांसपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट. As per report, India's total CO2 emission from fuel consumption grew by 330% between 1990 to 2019. ठीक है. Decarbonization is referred to removal or reduction of carbon dioxide output in atmosphere. ठीक है. G20 is responsible for more than 80% of current global CO2 emission and almost 70% of global transport emission. ठीक है. G20 के बारे में डाटा है. 80% ग्लोबल CO2 emission और 70% ग्लोबल ट्रांसपोर्ट emission. ठीक है. For coupled model inter comparison project 6 CMIP 6 experiment. ठीक है. Scientists used Earth system models and high resolution simulation prediction from coupled model inter comparison project 6 as experiment. The ESMR complex integration of environment variables, atmosphere, ocean, land, sea, ice, biosphere, used for understanding our planet. ये प्रोजेक्ट कौन शुरू किया है? वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम. ठीक है. ये वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम का प्रोजेक्ट है which is sponsored by International Science Council, World Meteorological Organization and Intergovernment Oceanographic Commission of UNESCO. इन 3-4 संस्थाओं ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था. ठीक है. स्टडी सपोर्टेड अंडर क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अदर क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम अंडर DST कौन से है भाई? Coordinates National Mission for Sustainable Himalayan Ecosystem and National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change. Both of the 8 missions under National Action Plan on Climate Change. ठीक है. सही है. फिर क्या? मिथाइलो टू वी माइक्रोबियम ब्यूराइड टेंस या 5G-B1C. ठीक है. ये क्या है? ये एक मिथेनोट्रॉप. ठीक है. मिथेनोट्रॉप यानी मीथेन ईटिंग बैक्टीरिया या माइक्रोब्स है. ठीक है. It can potentially remove methane from major emission sites like landfills, paddy fields, and oil and gas wells. Bacteria produce biomass after consuming methane, which can be used as feed in aquaculture. ठीक है. तो ये एक बैक्टीरिया है मिथाइलोट्यूबी माइक्रोबायम बारियोटीज. ठीक है. जो भी है बुरियाटेंस. तो ये एक माइक्रोब है जो मिथेन खाता है. ठीक है. मिथेन ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो मिथेन को रिमूव करने में मदद कर सकता है हवा से. ठीक है. फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम. WHO ने रिलीज किया है फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम एम्स टू enhance the resilience of carbon system while simultaneously reducing greenhouse gas emission to help safeguard
द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज। ठीक है। फिर क्या, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ये तो सुना था, ये पुराना है ये भी। ठीक है। अ न्यू 2.5 बिलियन यूरो जेट पी डील वाज अनाउंस्ड फॉर सेनेगल टू इंक्रीज रिन्यूएबल शेयर इन एनर्जी मिक्स। ठीक है। ये जेट ईपी कब शुरू हुआ था? अब फाइनेंस मैकेनिज्म दैट एम्स टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज in their transition from fossil fuel based energy system to clean and renewable energy। ये कॉप 26 ग्लासगो में लॉन्च किया गया था। सेनेगल हैज बिकम फोर्थ कंट्री आफ्टर साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम टू साइन जेटीपी डील। इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी। डोनर पोल में कौन कौन कंट्रीज हैं? जापान, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, यू और यूके। ठीक है। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। ग्लासगो में जो कॉप 26 हुआ था उस समय लॉन्च किया गया था। 4 कंट्रीज हैं अभी। ठीक है। चौथी सेनेगल है। उसके पहले साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम इसकी थी, इसमें शामिल थी। ठीक है। फिर क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, इसमें क्या है? द ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिलीज बाय क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। ठीक है। इसमें क्या है? इट एनालाइजेस एन एडवाइजरी एन एनालिसिस एंड advisory organization with expertise in finance policy। मिशन क्या है? टू हेल्प गवर्नमेंट, बिजनेस एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। सबका पास है 6 ऑफिस अराउंड द वर्ल्ड, ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, बकवास चीज़ है। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन? यूएनईपी, आपने यूएनईपी के बारे में सुना है। कब बनी थी? 1972। और इसका जो हेडक्वार्टर है कीनिया, कीनिया में नैरोबी है, नैरोबी में है। अभी 193 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है। फंडिंग relies on voluntary contribution for over 95% of funding needs। environment fund uh, environment fund is UNEP's core fund। ठीक है। environment fund से ही इसको पैसा मिलता है mainly। host secretaries of various conventions। ठीक है। कई सारे secretaries को host करता है। इंटर साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज hosted jointly by UNEP और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय UNEP has been developed for assessing the carbon footprint building operation around the world। ठीक है। मेजर ग्लोबल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट अंडर UNEP कौन कौन से हैं भाई? तो यहाँ से शुरू करो। पहला, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन, जो साइट्स है। ठीक है। साइट्स 1973। ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फिर बॉर्न कन्वेंशन, CMS बॉर्न कन्वेंशन, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज वाला जो है, माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फिर वियना कन्वेंशन जो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, 1985। बेसल कन्वेंशन, कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल, 1989। ठीक है। उसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, उसका। फिर रोटरडैम कन्वेंशन, प्रियर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस एनिमल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, 1998। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ persistent ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, 2001। और मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, 2013। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इनका ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना। और इनके नाम से पता चल जाएगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है। नाम से पता चला है ना। देखो, ये इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना से है। ठीक है। ये CMS माइग्रेटरी स्पीशीज से है। बेसल कन्वेंशन हजार्डस वेस्ट और डिस्पोजल से, उनके डिस्पोजल से है। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से है। ठीक है। रोटरडैम कन्वेंशन हजार्डस जो हजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके ट्रेड और उससे कंसेंट से रिलेटेड है। ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। मीनामाटा मर्करी से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसके नाम और ईयर सारे इसमें ही दिए हैं एक तरह से। बढ़िया है, ये अच्छा इन्फोग्राफिक है। क्या है? देयर आर टोटल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स अंडर UNEP। तो ये कितने थे? ये 8 ही हैं। तो टोटल 15 हैं UNEP के अंदर में। सही है। रिपोर्ट्स कौन कौन से रिलीज की जाती है UNEP द्वारा? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ठीक है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। फाइंडिंग वाइंडिंग तो नहीं पूछते हैं अभी। ठीक है। तो फाइंडिंग वाइंडिंग में नहीं ध्यान दे रहा उतना। एमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्ट देखो, एडेप्टेशन गैप, एमिशन गैप। और अदर रिपोर्ट में कौन सा है? टर्निंग ऑफ द टैप। ठीक है। टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट, व्हाट्स कुकिंग। ठीक है। व्हाट्स कुकिंग, UNEP's स्पेशल एडिशन फ्रंटियर रिपोर्ट 2023 में पब्लिश हुई थी।
इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, वेस्ट वाटर, टर्निंग प्रॉब्लम टू सोल्यूशन, ठीक है। और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट यूएनईपी पब्लिश करता है और पब्लिश किया है उसने। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कई बार न्यूज़ में आया, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। कब हुई थी? 1950 में बनी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मेंबर कितने हैं? 193। इंडिया भी इसका मेंबर है। कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? यूएन द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट, मतलब मान लो कि 23 भी हो सकता है। द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ऐसे समझो, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स। अदर रिपोर्ट में क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 20 रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, और ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023-27, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। डिटेल में ही जा रहे हैं क्योंकि डिटेल में नॉर्मली नहीं पूछते हैं। अब यूपीएससी में अभी यही ट्रेंड है कि वो कौन सी रिपोर्ट किसने पब्लिश की वही पूछ रहे हैं। हो सकता है पूछ ले तो इसको देख लेना इसमें, ठीक है, वरना बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, पोल्यूशन टॉपिक बाद में शुरू करें क्या? ज़्यादा हो गया ना? ठीक है, पोल्यूशन टॉपिक बाद में शुरू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।